हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज से हमने आपके लिए स्टार्ट किया है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश पेपर 5 और पेपर 6 जो कि 200 मार्क्स के दोनों होंगे, ना केवल मेंस के लिए अभी तो प्रीलिम्स में भी उसका वेटेज अब हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इन्हीं दृष्टिकोणों के आलोक में आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने विशेष रूप से स्टार्ट किया है, ताकि उसकी बारीक से बारीक नॉलेज को हम लोग अपने पेपर होने से पहले ही प्रॉपर कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट करेंगे। 2 सेशन आपके लगातार अब चलेंगे। खासकर एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखना स्टार्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में क्या उसकी स्पेशलिटी है। इसके थ्रू आप पूरे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छे से परिचित हो जाओगे, उसके बेसिक इतिहास से परिचित हो जाओगे, उसके बेसिक कल्चर से परिचित हो जाओगे। ना केवल ये चीज, अपितु आप उत्तर प्रदेश की मुख्य जितनी भी स्पेशलिटी है आप उससे बहुत हद तक परिचित हो जाओगे, जो इनडायरेक्टली आपकी मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत मदद करने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले आज उस डिस्ट्रिक्ट की चर्चा की जाएगी जहां की हवाओं में भी मिठास है, जहां की मिठास ना केवल प्राचीन काल से अपितु मध्यकालीन आधुनिक भारत में भी जगमग जगमग करती है, जहां के विशेष रूप से गुलाब लड्डू, संतरा, या देखिए संतरा बोला है, संतरा लड्डू भी होता है, संतरा लड्डू या पान या अंगूरी या केसरिया, किसी भी प्रकार से जितने भी मैंने आपसे नाम लिए हैं उसके आगे एक शब्द जोड़ दीजिए, दैट इज पेठा। तो ये गुलाब लड्डू पेठा हो या संतरा पेठा हो या पान पेठा हो, अलग अलग वैरायटीज के पेठा आपको यहां पर मिलेंगे। जितना मधुर उनका स्वाद है, उसी प्रकार से मधुर हमारे लिए आगरा का जिला भी है। तो देखेंगे, आज हम एक्सप्लोर करेंगे आगरा जिले को बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लेट्स बिगिन विद मी द टुडे सेशन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट आगरा यूपी एक खोज। सबसे पहले अगर आप मेरे सामने देख रहे होंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट भूगोल हिस्ट्री भी मजबूत नहीं होती है। तो भूगोल आपका जितना मजबूत होगा, हिस्ट्री आपकी उतनी मजबूत होगी, उतनी अच्छी इकोनॉमी होगी, ओवरऑल बेसिक और स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल हमारे लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है आगरा। ये है आगरा आपके सामने, ये है आपका आगरा। इस आगरा को यदि आप देखें तो यह आगरा राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री बनाता हुआ आपको दिखाई देता है। न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री को ये मिलाता हुआ आपको दिखाई देता है। आगरा को अगर हम यूपी के कंसीडर में देखें तो मथुरा से इसकी बाउंड्री मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। बगल में हाथरस से इसकी बाउंड्री आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बगल में एटा जिला आपको दिखाई दे रहा है, एटा से मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बगल में फिरोजाबाद और इधर आपको इटावा देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आगरा से मिलते हुए हमको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट आपको पता होंगे, उसकी स्पेशलिटी आपको पता होगी। तो आज हम फोकस करेंगे फिलहाल आगरा की तरफ। आगरा कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। हम सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। एक मंडल जो है वो कुछ जिलों को मिला करके बनाया जाता है। तो 18 टोटल मंडल हैं और सबसे नवीनतम मंडल जो है, सबसे नया मंडल जो है, नवीनतम मंडल जो है वो कौन सा है, दैट इज अलीगढ़ मंडल। एक्चुअल में जो आगरा मंडल है, दिमाग में रखिएगा, जो आगरा मंडल है, आगरा मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। एक तो मथुरा आता है आगरा मंडल के अंतर्गत, पहला जिला मथुरा, दूसरा आगरा स्वयं है, तीसरा आपका फिरोजाबाद हो जाएगा, चौथा आपका मैनपुरी हो जाएगा। तो ये 4 जिले मिल करके बनाते हैं आगरा मंडल को। एक्चुअल में इसी आगरा से ही
मंडल को काट करके बनाया गया अलीगढ़ मंडल, और अलीगढ़ मंडल जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें फिर हाथरस, एटा, कासगंज ये वाले इलाके आते हैं। पहले आगरा से इसको कट किया गया। तो 75 जिले और 18 मंडल, जिसमें से एक मंडल कौन सा है? आगरा मंडल, जिसमें 4 जिले आते हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी का इलाका। राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 स्टेट से अपनी बाउंड्री को टच करता है। यूपी के मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद और इटावा से अपने बाउंड्री को वो टच करता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, और ये है हमारा आगरा। आगरा के कुछ तहसील का मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये मथुरा है, इधर हाथरस दिख रहा होगा, इधर एटा दिख रहा होगा, इधर फिरोजाबाद, इधर आपको इटावा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तहसील आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल यही चीज मैंने बताया आपको। उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, 18 मंडल है। आगरा मंडल जिसमें आगरा आता है आपका, फिरोजाबाद आता है, मैनपुरी आता है और साथ में मथुरा आता है। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश आपको मालूम है कि 4 इकोनॉमिक डिवीजन में बांटा गया है, 4 आर्थिक संभागों में इसको बांटा गया है। एक पश्चिमी आर्थिक संभाग है, एक पूर्वी आर्थिक संभाग है, एक मध्य आर्थिक संभाग है और एक आपका बुंदेलखंड संभाग है। तो आगरा को अगर हम देखेंगे तो ये पश्चिमी संभाग में आएगा। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। इस बार के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन था। तो आगरा को देखेंगे तो ये वेस्टर्न, पश्चिमी संभाग में का एक डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं। ये कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है, कुल क्षेत्रफल लगभग 4041। देखिए ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, मैंने लिखा जरूर है लेकिन कोई मतलब नहीं है। बेसिक आप देख सकते हैं। देखिए क्लाइमेटोलॉजी, अगर क्लाइमेट को थोड़ा सा आपको समझना हो तो आपको मैप ही अच्छे से बता देगा, मैप ही अच्छे से बता देगा। आपको खुद ही अनुमान लग जाना चाहिए। आगरा को अगर आप देख रहे हो तो राजस्थान के साथ ये बाउंड्री बनाता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी क्लाइमेट होगी जिसमें डिजर्ट का तत्व आपको दिखाई पड़ेगा। खुद ही आपको सोच लेना चाहिए। जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनिंग भी बढ़ेगी, और यहां पर अगर ज्यादा आपको बलुई मिट्टी दिखाई पड़ेगी तो यहां पर कंपैरेटिवली कम दिखाई पड़ेगी। तो ये आपको खुद ही यहां का मैप बता देता है कि थार रेगिस्तान जो आपको दिखाई पड़ता है राजस्थान में, तो उसका सबसे इंपैक्ट अधिक कहां होगा? पश्चिमी आगरा की तरफ। जैसे जैसे आप पूर्वी की तरफ जाएंगे इंपैक्ट कम होता चला जाएगा। तो यहां पर कॉपेन क्लाइमेटोलॉजी को अगर हम देखें तो BSW टाइप की क्लाइमेट भी यहां पर पाई जाती है। तो पहले देखेंगे हम लोग इधर। तो औसत वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, 67 सेंटीमीटर के अराउंड। ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है वो ये है कौन कौन सी रिवर हैं जो आगरा में प्रवाहित होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं। खासकर यमुना, यमुना आपको मालूम है उत्तर में सहारनपुर से एंटर करती हुई वाया ये आगरा से होते हुए निकलती है, इटावा इटावा रीजन से होते हुए। इधर हम देखें तो चंबल भी आ रही है, चंबल भी यमुना की सहायक नदी। और इसके बाद यहां पर उतगन रिवर आपको दिखाई पड़ती है, जिसको हम गंभीर रिवर के रूप में भी जानते हैं। उतगन रिवर गंभीर रिवर के रूप में भी जानते हैं। ये राजस्थान से प्रवाहित होकर के आती है और यमुना में मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर 3 इंपॉर्टेंट रिवर हम देखते हैं, यमुना, चंबल और उतगन रिवर, जिसे गंभीर रिवर के रूप में भी हम जानते हैं। फिलहाल आगरा की अगर बात करें तो यमुना के किनारे बसा हुआ एक शहर है। आगरा की अगर हम उत्पत्ति की भी बात करें तो आगरा हिंदी शब्द जो है आगरा, तो ऐसा कहते हैं कि जो यहां की सॉइल है इसमें आपको सॉल्ट का कंटेंट मिलेगा, सॉल्ट का कंटेंट मिलेगा, ब्रैकिश सॉइल आपको मिलेगी। तो उसी के नाम पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है यहां पर, तो आगरा, अग्र से इसको बनाया गया है। नमक पान नाम जो इसे दिया गया है, इस क्षेत्र की मिट्टी खारी है, जहां कभी वाष्पीकरण नमक बनाया जाता तो उसके नाम पर कहते हैं इसका नाम दिया गया था। या कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि संस्कृत शब्द अग्र है, उसका भी अर्थ छोटे जंगलों में रहना है, तो उससे इसको बनाया गया अग्र नामक शब्द संस्कृत वर्ड से। तो ये कुछ है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की, प्राचीन
भारत की भी अगर बात करें तो कुछ केव पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में हमको यहां की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इवन आर्यंस जो हमारे यहां आए थे तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने इसको आर्यग्रह शब्द से संबोधित किया, इसीलिए इसको होम ऑफ आर्यंस भी कहते हैं। होम ऑफ आर्यंस भी कहते हैं किसे? आगरा को आर्यगृह के रूप में हम इसको जानते हैं। महाभारत को अगर देखें तो महाभारत एपिक जो है उसमें इसको अग्रवन के रूप में जाना जाता था। अग्रवन तो लिखा हुआ है, दैट इज अग्रवन, तो अग्रवन के रूप में भी हमने इसको देखा है महाभारत में। लेकिन एक ग्रीक रोमन स्कॉलर हुआ जिसका नाम था टॉलमी, और टॉलमी की किताब का नाम है ज्योग्राफिया। टॉलमी की किताब का नाम है ज्योग्राफिया। सबसे पहले सेकेंड सेंचुरी एडी, दूसरी शताब्दी ईस्वी में आगरा के नाम से संबोधित किया है किसने? टॉलमी ने। टॉलमी ने आगरा वर्ड टर्म को यूज किया है अपनी किताब ज्योग्राफिया में। तो टॉलमी एक ग्रीको रोमन स्कॉलर है जो हमें आगरा, मॉडर्न जो आगरा हम देखते हैं वो इसी की किताब से हमको मिलता है। महाभारत में अग्रवन, अग्रहायन के रूप में हम इसको देखते हैं, और आर्यंस ने इसको आर्यग्रह के रूप में संबोधित किया हुआ, तो इसे होम ऑफ आर्यंस भी कहते हैं। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, 12वीं शताब्दी में एक लेखक आया, मुस्लिम लेखक, नाम था उसका सलमान। उसने यह बताया कि भाई यहां पर जो आगरा जो आप देख रहे हैं आज, जहां लाल किला बना हुआ, वहां पे पहले कुछ छोटे मोटे फोर्ट्स बने हुए थे। कहते थे कि ये फोर्ट जो था वो उस समय राजा जयपाल के अंतर्गत हुआ करता था। राजा जयपाल जो हिंदू शाही राजा हुआ करता था, कहते हैं कि ये उसी के अंडर में हुआ करता था, आगरा का जो छोटा मोटा फोर्ट था वो। और कहते हैं कि महमूद गजनवी ने अटैक किया और राजा जयपाल को हराया था। किसने? महमूद गजनवी ने। तो बिसीज्ड कर दिया था बकायदा इस इलाके को, तो जयपाल के हाथ से फिर निकल गया था ये। लेकिन 15वीं सेंचुरी में जब आते हैं तो कहते हैं कि यहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा बदल सिंह, और उस राजा बदल सिंह ने, जहां आज आपको आगरा फोर्ट दिखाई पड़ता है, वहां पर बादलगढ़ फोर्ट हुआ करता था। बादलगढ़ फोर्ट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फोर्ट हुआ करता था। उसका निर्माण करवाया था राजा बदल सिंह ने। इसी बादलगढ़ फोर्ट के ऊपर प्रॉपर बड़ी स्ट्रक्चर बनाएगा अकबर। तो बादलगढ़ फोर्ट हुआ करता था, और 16वीं शताब्दी में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आधुनिक आगरा की स्थापना की थी, और 1506 में उसने इस आगरा को अपनी दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में तब्दील किया था। वास्तव में बात की जाए तो 1506 का ही वो टाइम पीरियड है जब दिल्ली सल्तनत की राजधानी यह बनता है, और मेनली फोकस में आता है कौन सा? आगरा रीजन। और यही आपको मालूम है कि सिकंदर लोदी के बाद कौन आएगा? उसका जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के पानीपत के इसके बाद कौन आएगा? दैट इज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये पानीपत के फर्स्ट वॉर में, पानीपत 1526, पानीपत के फर्स्ट वॉर में बैटलफील्ड में लड़ता हुआ मारा जाएगा, और बाबर जो है फिर आगरा पर कब्जा करेगा और उसे अपनी कैपिटल के रूप में तब्दील करेगा। उसे अपनी कैपिटल के रूप में तब्दील करेगा कौन? बाबर। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 है, तो बाबर कोई बहुत बड़ा मेजर स्ट्रक्चर बना पाया हो हम ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक था, तो आराम बाग, तो बाग जो है, बाग स्टाइल जो आप देखेंगे आगरा में वो मुगल शैली से बहुत प्रभावित आपको दिखाई देगी। मेनली मुगल शैली ही है, चार बाग स्टाइल। तो आराम बाग का निर्माण करवाएगा कौन? बाबर। और फिर आपको मालूम है 1530 में आगरा में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और आराम बाग में उसको दफनाया जाएगा। बाद में उसको काबुल में, उसकी जो स्थान था काबुल में, वहीं जाकर के दफना दिया जाएगा। फिर यहीं से रूल करना चालू करेगा कौन? दैट इज हुमायूं। हुमायूं यहीं से रूल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हुमायूं का भी कालक्रम आप जानते हैं कि बहुत डिस्टर्बिंग रहेगा। तो फिर बाद में शेरशाह सूरी उसको हराएगा, और शेरशाह सूरी भी फिर आगरा से फिर रूल करना स्टार्ट करेगा। फिर से हुमायूं आएगा यहां पर, और 1556 अराउंड पे जब हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी तो फिर अकबर के
दौरान फिर आगरा मेन लीडिंग पोजीशन में आएगा, जब आगरा को वो 1558 ईस्वी में अपना मेन सेंटर बनाएगा। किसको? आगरा को। बाबर अब 1558 इवन बाबर ने इसको राजधानी बनाया, और तब से लेकर के 1648 तक मुगल कैपिटल रहेगी कौन सी? आपकी आगरा। बीच बीच में फतेहपुर सीकरी बनेगी, लेकिन ओवरऑल पीरियड देखें तो आगरा मेन कैपिटल के रूप में रहेगी किसकी? मुगल पीरियड की, 1648 तक। जब 1648 में शाहजहानाबाद दिल्ली की फिर शाहजहां वो स्थापना करेगा, फिर वो लेकर के जाएगा उधर की तरफ राजधानी, और 1658 में प्रॉपर राजधानी जो है वो फिर दिल्ली बन जाएगी उनकी। तो यहां पर देखें तो वही लिखा हुआ, महाभारत के समय से ये एक प्राचीन शहर है, जिसे अग्रवन कहते थे। दिल्ली सल्तनत में फिर बादलगढ़ का किला बनाया गया प्रॉपर, और 1504 में आगरा की स्थापना की किसने? सिकंदर लोदी ने। शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ था। 1658 तक आगरा उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण शहर और राजधानी रहा। देखिए 1648 में ही शाहजहानाबाद की तरफ ले गया था कौन? आपका शाहजहां। लेकिन 1658 में जब औरंगजेब आया तो उसने प्रॉपरली दिल्ली को ही कैपिटल बना लिया था, ठीक है ना। तो पूरे दिल्ली में ही दरबार को स्थानांतरित कर दिया था, तो इसीलिए कभी कभी 1658 भी लिखते हैं। इसके बाद कहने तो लेटर पीरियड जब मुगलों का पतन हुआ तो यहां पर जाट आए। जाटों ने भी यहां पर रूल करना स्टार्ट किया। जाटों के बाद मराठों के अधीनस्थ भी रहा कौन सा? आगरा का रीजन। फिर ग्वालियर के कुछ समय तक शासक रहे, उसके बाद अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि 1504 में ही यहां पर लोधी डायनेस्टी, फिर मुगल डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी, फिर से मुगल डायनेस्टी आई, क्योंकि 1556 आएगा कौन? हुमायूं दोबारा। भरतपुर यह जाट स्टेट रहा। मुगल एम्पायर फिर से आएगा लगभग 1785 तक। फिर मराठा जो है 1785 से 1803 तक रहेंगे, और यहीं पर 1803 में ही लॉर्ड लेक के द्वारा मराठा राजा को हराया जाएगा, और यही 1803 से ही अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा क्या? आपका आगरा। आप देख सकते हैं 1803 में ही लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर दिया था, और यहीं से ब्रिटिशों के अधीनस्थ आ गया था। और 1835 का जो 33 का जो अधिनियम था, उसके पश्चात 1836 में इसी का नाम उत्तर प्रदेश वाला जो हमारा नाम है, इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रखा गया उत्तर प्रदेश का, और इसकी कैपिटल मुख्यालय बनाया गया आगरा। कैपिटल रही कौन सी? आगरा 1858 तक। 1858 तक आगरा आपकी कैपिटल रहेगी, 1836 से 1858 तक। इसके पश्चात दोबारा कैपिटल ट्रांसफर होगी, 1921 तक रहेगी फिर ब्रिटिशों की कैपिटल प्रयागराज, और 1921 से फिर लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनाई जाएगी ब्रिटिशों की, और 1935 में उसको स्थायी राजधानी बना दिया जाएगा लखनऊ को। फिर 9 नवंबर, ठीक है, ओके। यहां पे अगर जनसांख्यिकी प्रोफाइल को देखें तो जनसंख्या घनत्व लगभग 1000 के आसपास है। देखिए अब ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि टूरिस्ट हब भी है तो कभी कल्चरल इंपैक्ट पूछ सकते हैं, तो फिर कुछ फॉर्डर मटेरियल थोड़ा सा होता है तो अच्छा ही रहता है। आप इसको पढ़ सकते हो। हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा मेन फोकस है। साक्षरता भी लगभग 70 के ऊपर है, हम ये मान के चल रहे, हमें दिख रहा है। लेकिन सेक्स रेशियो देख रहे हैं ये बहुत कम है। ये चीज एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, कि सेक्स रेशियो इतना जा रहा है। लगभग 868 869 के आसपास है। मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 868 सेक्स रेशियो जा रहा है, तो ये अपने आप में गलत है। आगरा जो हाईली डेवलप्ड रीजन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका ये रेशियो ठीक नहीं है, इसको बढ़ाने की नीड है। यहां पर अगर हम देखें तो आगरा संभाग, मैंने आपको बताया कि 4 संभाग हैं टोटल, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य संभाग, और साथ में आपका बुंदेलखंड संभाग। थोड़ा सा डार्क करेंगे आपके लिए, हां दिख रहा होगा आपको शायद। तो
आगरा इसका मुख्यालय है। 2 लोकसभा की सीटें हैं, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर आप देखें तो आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा कैंडिडेट यहां से कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। असेंबलीज जो है लगभग 9 आती हैं, लेकिन ये सब आपको याद करने की एज सच नीड नहीं है। पर कैपिटा इनकम लगभग 1 लाख से ज्यादा है। फिर भी अगर यहां पर देखें आप फसलों का अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, देखिए बाजरा, जौ, क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान का इलाका है, कंपैरेटिवली ड्राई भूमि आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी, क्लाइमेट थोड़ी सी ड्राई आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। तो ऐसी फसलें यहां पर ज्यादा मजबूती से आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि वाटर को कम कंजम्पशन करती हो। तो चावल आपको बेसिकली यहां पे नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ये सब आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए ज्योग्राफी का इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है ताकि आपने नहीं भी कोई चीज पढ़ी है तो आप वहां बना करके चीजें लिख सकते हो। राबी और खरीफ दोनों की यहां पे फसलें होती हैं, तो नॉर्मल चीज है। तो आप देख सकते हो मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उगाई जाने वाली फसलें हैं, ये सारी फसलें की जाती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम डिस्ट्रिक्ट उद्योगों की बात करें तो उद्योग थोड़े से बहुत अच्छे हैं यहां पर। तो हम ये थोड़ा सा देखेंगे, उद्योग बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पश्चिमांचल को भी थोड़ा सा देखना होगा, पूर्वांचल को भी देखना होगा। तो पश्चिम संभाग जो है आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अच्छी स्थिति में है। चाहे फिर आप आगरा को लें, मथुरा लें, इधर अलीगढ़ लें, इधर गाजियाबाद इधर आए, तो ये आपका संभाग जो है मजबूती की तरफ है। और पूर्वांचल का संभाग जो है वो उतना मजबूत नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप देख करके चलिए कि आखिर यहां पर उद्योग कौन से हैं। यूपीपीएससी मेंस में उद्योगों के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो अगर हम देखें तो लगभग 12 मेजर इंडस्ट्रीज हमको यहां पर दिखाई देती हैं। 12 मेजर एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हमको यहां पर दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स का निर्माण हो रहा है, पाइप्स का निर्माण हो रहा है, लेदर प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां के। तो लेदर इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा की। कालीन उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां का, केवल भदोही नहीं है, आगरा भी ऐसा कालीन इंडस्ट्री के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सूक्ष्म उद्योग देखें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगभग 7200 से ज्यादा है। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें बताती हैं कि लोअर सेक्शन जो है वहां पर जो डिमांड है चीजों की वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगरा को अगर हम देखें तो अपने लेदर गुड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड द ओल्डेस्ट एंड फेमस लेदर फर्म ताज लेदर वर्ल्ड, ये हमको दिखाई पड़ेगी ओल्डेस्ट फर्म के रूप में, ताज लेदर वर्ल्ड। सदर बाजार जो है वहां पर लगती है। कारपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरी और जरदोजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए, मार्बल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन की कार्विंग बहुत की जाती है, पितरा द्यूरा का स्टोन के ऊपर ही बहुत अच्छे से कार्विंग करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन, जो कलरफुल स्टोन्स होते हैं उनको पेस्ट किया जाता है उसमें। तो स्टोन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने चमड़े के सामान, पुरानी प्रसिद्ध चमड़े की कंपनी ताज लेदर वर्ल्ड सदर बाजार में ही स्थित है। कालीन के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जरी जरदोजी के लिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई के लिए, संगमरमर और पत्थर की नक्काशी का मेन काम यहां पर होता है। इसके अलावा ओडीओपी में कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है आगरे से, इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हमेशा के लिए दिमाग में तुम्हारे आ जाएगा ओडीओपी में आगरा का कौन सा प्रोडक्ट है। कमेंट बॉक्स में लिख दो, पॉज कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस बार का पेपर अगर पीसीएस का, आरओ का भी उठाओगे तो वहां पर भी आपसे ओडीओपी का क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए थे, इसीलिए मेरे भाई धीरे धीरे थोड़ा सा अपना भी पार्टिसिपेशन करोगे तो और मजा आएगा तुमको। यहां पर अगर हम देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट के आउटले को देखें, डिस्ट्रिक्ट का आउटले देखें तो आगरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अपनी, राजस्थान से भी बाउंड्री है, मध्य प्रदेश से भी बाउंड्री है। इसके अलावा वाया मथुरा होते हुए पूरे पश्चिमांचल को क्रिएट कर सकता है। अगर यहां पर देखें तो आगरा मेन सेंटर के रूप में वाया मुरादाबाद, अलीगढ़ मुरादाबाद तक कनेक्टिविटी देती है। कौन सी? NH93। देखिए NH93 पुराना नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया है? NH509। इसके अलावा NH2 जो दिल्ली को जोड़ रहा था प्रॉपर, सो NH2 अगर देखें तो NH2 का नाम बदल करके रख दिया गया NH19। NH19 याद रखिएगा, 19 हो चुका है NH19, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है।
इसके अलावा NH21 जिसका पुराना नाम है NH11, तो राजस्थान से ऊपर कनेक्टिविटी देता है वाया जयपुर तक। इसके अलावा NH3 जिसका नाम NH44 हो चुका है, तो आगरा से वाया आप ग्वालियर तक जा सकते हो आराम से वाया NH44 के माध्यम से। तो रोड लिंकेज के माध्यम से देखें तो एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये तो आपके सामने NH नेशनल हाईवेज लिखे हुए हैं। अगर इसके अलावा भी मैं आपसे बात करूं तो लखनऊ से अगर आप सोचेंगे तो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना हुआ है, और लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर तक लंबा है। इसके अलावा आगरा रिंग रोड कनेक्ट करती है इसको वाया दिल्ली तक, तो दिल्ली तक देखेंगे तो लगभग 165 किलोमीटर का मार्जिन जो है यमुना एक्सप्रेसवे इसको कनेक्ट कर देता है वाया दिल्ली तक। और दिल्ली से अगर सोचेंगे तो दिल्ली से ही आपका वेस्टर्न कॉरिडोर जा रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जा रहा है एक, तो दिल्ली से वाया मुंबई तक की पूरी कनेक्टिविटी है, आप ये समझिए। तो आगरा मतलब देखिए, किसी भी देश किसी भी प्रदेश के उत्थान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि लखनऊ से आपको कार में चढ़ाया जाए तो आप वाया मुंबई तक आसानी से जा सकते हैं, वो भी 5th गियर में। अपनी कार की 5th जो लास्ट गियर है उसमें आप जा सकते हैं आराम से, तो आराम से आप मूव कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो आगरा बहुत अच्छे कनेक्टिविटी में हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रेलवेज की भी बात करेंगे तो रेलवेज में 7 रेलवे स्टेशन है, प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी है, खेरिया एयरपोर्ट हमको यहां पर दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हमको एयर कनेक्टिविटी, किसी भी लोकेशन की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि मथुरा और आगरा को वाया चॉपर सेवा से भी कनेक्ट किया जा रहा है, तो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन रहा है आगरा और मथुरा। तो आगरा में चॉपर सेवा भी दी जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके फॉर्डर मटेरियल, आपके ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब बता रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी देखेंगे तो वाया इटावा तक वो कनेक्ट करता है, इटावा के बाद वो भी आगरा एक्सप्रेसवे से जाकर के कनेक्टिविटी उसको दी गई है। तो आप देखिए कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बॉटलनेक्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो वाया आगरा के थ्रू भी कनेक्टिविटी देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन को दर्शाती हैं उत्तर प्रदेश में भी, कि ये कितना अपने आप में ग्रोइंग हब है। और कल्चरल इंपॉर्टेंस से देखें तो कीठम झील, जिसको सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था 1991 में। पहले कीठम झील थी, बाद में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया इन 1991 में। तो कीठम झील की स्पेशलिटी को अगर देखें तो ये पेंटागोनल शेप है, पंचकोणीय आकृति की है, और इसकी सबसे खासियत है कि यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और उनका ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनता है। भारत में बहुत सारी साइटें हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कीठम लेक सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सूरदास जी के नाम पर सूर लगाया गया। इसके अलावा ताजमहल को देखें तो ताजमहल तो सभी को मालूम है, 1631-32 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 1648 तक इसको बना दिया गया था ताजमहल को। तो सभी को मालूम है इस चीज, उस्ताद अहमद लाहौरी दैट वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। इसके अलावा उस्ताद इसाक खान इफेंडी जो पर्शियन आर्किटेक्चर था, वो भी एक चीफ आर्किटेक्ट था किसका, आपके ताजमहल का। इसके अलावा बात करें तो ये ताजमहल है, इसके अगल बगल में कभी आप अंदर गए हो तो आपको ये 2 मॉन्यूमेंट्स दिखाई पड़ेंगे। एक का नाम जो है वो है आपका एक है आपकी मॉस्क और दूसरे का नाम है जवाब। एक गेस्ट हाउस के रूप में है, एक मस्जिद के रूप में है। तो ये इसकी भव्यता को बढ़ावा दे देते हैं, बस और कुछ नहीं, भव्यता को बढ़ावा देते हैं। तो प्रॉपर मीनारेट्स है, हिस्ट्री में तो हम लोग इसको डिस्कस करते ही हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हम देखें तो रेड सैंड स्टोन का इसमें यूज किया गया है, और ये सैंड स्टोन जो है वाया राजस्थान वाले इलाके से मंगवाया गया। तो रेड सैंड स्टोन वहां से मंगवाया गया और वहां से भी इसका निर्माण, इसको यूज किया गया है प्रॉपरली। बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल बैलेंस है, ये सारी चीजें मतलब इसमें दिखाई गई हैं। 4 बाग स्टाइल में ये भी आपको दिखाई पड़ेगा क्या, आपको ताजमहल। इसके अलावा बात करें तो आपको अकबर का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज ऑफ द रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन
अकबर का टाइम पीरियड है कौन सा, गोल्डन एज। तो मेजर कंस्ट्रक्शन किसने किया है, कासिम खान ने अकबर के टाइम पीरियड। देखिए पहले भी यहां पर हुआ करता था फोर्ट, लेकिन अकबर एज अ इनोवेटर के रूप में इसको बहुत बड़ा फोर्ट उसने बनवाया, लेकिन पहले भी यहां बादलगढ़ इन सबके फोर्ट हुआ करते थे। और उस्ताद अहमद लाहौरी शाहजहां के समय में इसका मेन चीफ आर्किटेक्ट भी बनेगा। यूनेस्को की साइट है, 1983 में इसको यूनेस्को की साइट में लेकर के आया गया था। इसके आप ये पढ़ सकते हो, अकबर ने राजधानी बनाया था 1558 में, आगरा को उसने राजधानी के रूप में देखा। अबुल फजल ने बताया था कि यहां पर एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जानते थे, यही मैं बता रहा था आपको। खंडर की अवस्था में था, अकबर ने बकायदा इसका प्रॉपर निर्माण करवाया। राजस्थान के धौलपुर जो जिला है वहां से उसने लाल बलुआ पत्थर को मंगवाया और उसको मेनली यहां पर यूज किया गया है। इसके अलावा बात करें तो आपको बुलंद दरवाजा दिखाई पड़ेगा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट शामिल किया गया था। इसके अलावा सिकंदरा खुद अकबर का मकबरा है। अकबर के मकबरे में किसी प्रकार का कोई टॉम्ब आपको नहीं दिखाई पड़ता है, कोई गुंबद आपको नहीं दिखाई पड़ता है। सिकंदरा सिकंदर लोदी के नाम पर रखा गया था, अकबर ने इसका नाम बदल करके बहिश्ताबाद कर दिया था। इसके अलावा बात करें तो दयाल बाग टेम्पल, राधा स्वामी पंथ जो है उसका भी फाउंडिंग स्टोन है यहां पर शिव दयाल साहेब के द्वारा। तो राधा स्वामी पंथ जो है उससे भी संबंधित है, जैन पंथ जो है उससे भी संबंधित है। आगरा बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहां पढ़ सकते हो कि पुराने मंदिरों में से एक है दयाल बाग मंदिर। शिव दयाल साहब जिन्हें परम पुरुष पुरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने बकायदा ये लिखा हुआ है राधा स्वामी 19th सेंचुरी स्पिरिचुअल सेक्ट, ये फाउंडर थे उसके, तो उन्हीं की ही तो ये मंदिर को बनवाया गया है, जिसे स्वामी बाग मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बटेश्वर टेम्पल, देखिए बटेश्वर टेम्पल जो है हिंदुओं और जैनियों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। रामायण महाभारत मत्स्य पुराण में इसका जिक्र किया गया है। 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ जो है उनका भी जन्म यहां पर हुआ था। इवन बटेश्वर जो है पशु मेले के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा की एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। नूरजहां के पिताजी, पहली मुगल साइट है जो पूर्णतः संगमरमर की इमारत के रूप में बनाई गई, पहली मुगल इमारत है जिसमें पितरादूरा का वर्क किया गया है। पितरादूरा क्या है, स्टोन में आपने देखे होंगे बहुत सारे कलरफुल आपको फूल पत्ती दिखाई देती है, वो कलर नहीं है, वो स्टोन है। उन स्टोनों को उसमें जड़ा गया है। तो स्टोन वर्क अभी आपने देखा था ना कि स्टोन वर्क यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इंडस्ट्री के रूप में, तो वो पितरादूरा के रूप में हम देखते हैं। इसके अलावा चीनी का रोजा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल आपको दिखाई पड़ेगा, जोधाबाई का महल दिखाई पड़ेगा। आगरा महल के आगरा किले के अंदर देखेंगे तो आपको जहांगीरी महल दिखाई पड़ेगा, दीवाने आम दिखाई पड़ेगा, दीवाने खास दिखाई पड़ेगा। आगरा महल के अंदर की मैं बात करूं तो शाहजहां ने नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में देखेंगे तो सलीम चिश्ती का मकबरा भी आपको दिखाई पड़ेगा, बीरबल का महल भी दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये जितनी भी स्टाइल है इनमें हिंदू स्टाइल भी यूज की गई है, राजस्थानी स्टाइल भी है, गुजराती स्टाइल भी है, बंगाली स्टाइल को भी यूज किया गया है, बौद्धिस्ट स्टाइल को भी यूज किया गया है। अगर हम इसको देखें तो बहुत सारे कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर हैं जो इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि आगरा से जुड़े हुए, तो मिर्जा गालिब का जन्म यहां पर हुआ है। मिर्जा गालिब जिनका पेन नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड गालिब। 1857 के युद्ध को देखने वाले थे कौन, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर के साथ। इन्होंने भी दिल्ली के कत्ले आम को देखा था, किसने, मिर्जा गालिब जी ने। तो आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब साहब, ठीक है। इसके अलावा कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही है। मोतीलाल नेहरू जी का भी जन्म आगरा में हुआ। राज बब्बर जी, इनका भी जन्म भी आगरा में हुआ। दीपक चाहर, राहुल चाहर, आपको मालूम होगा राहुल चाहर। और अगर मैं बात करूं तो एक और इंडियन क्रिकेटर हैं आकाश चोपड़ा जी, तो इन सब का जन्म कहां पर हुआ है, आगरा में ही हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, 12वें राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन जी, तो ममनून हुसैन जी का भी जन्म आगरा में हुआ ही है। तो पाकिस्तान तक है भाई फेमस। इसके अलावा नजीर अकबराबादी, अगर कल्चरल लिंकेजेस को ढूंढना हो तो नजीर अकबराबादी का भी आप नाम ले सकते हैं। एक नज्म के पिता इनको कहा जाता है, द फादर ऑफ नज्म। तो गजल अजल होती है, नज्में होती हैं, तो नज्म के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। जिन्होंने तखल्लुस नजीर उपनाम से उर्दू गजलें लिखी, बंजारा नामा जैसी
कविताओं के लिए भी इनको याद किया जाता है, तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान भी यहां पर है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है, खेरिया हवाई अड्डा, बटेश्वर मेला, गणगौर मेला, कैलाश मेला, ये सारे मेले यहां पर लगते हैं। दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स जो है वो यहीं से प्रकाशित होता है। चमड़े को प्रोत्साहित करने के लिए लेदर एक्सपोर्ट संवर्धन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये भी हमको देखने के लिए यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा कुछ आप करंट से भी देख सकते हैं कि ताज महोत्सव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सुलह ओ कुल महोत्सव यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हर साल ताज महोत्सव का भी आयोजन करवाया जाता है यहां पर, तो फरवरी में इसको संपादित किया जाता है। इवन G20 की भी यहां पर बैठक हुई थी, आगरा में ही इसको करवाया गया था G20 की बैठक को। तो G20 की अध्यक्षता के तहत 3 फोकस क्षेत्र यहां पर बताए गए थे, महिला उद्यमिता, अर्थव्यवस्था की जीत, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, इसके अलावा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। तो आप इसकी टैगलाइन को भी यूज कर सकते हैं कि भाई आगरा में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो ताजमहल के भ्रमण के साथ सांस्कृतिक संध्या, स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्ड, ये आपका करंट अफेयर चर्चा में रहा था। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहां की बन रही है। बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। पिछली बार आपसे मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपको शायद याद हो तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश उत्पादक है। कुल खाद्यान्न आपको बताया जा रहा है, जिसमें बाजरा लगभग इतना है। तो बाजरे की महोत्सव को भी यहां पर किया जा रहा है, और बाजरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आगरा, क्योंकि इसकी क्लाइमेटोलॉजी जो क्लाइमेट जो है वो इसके लिए सुटेबल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इवन बाजरे के लिए ही लिखा है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दिस वन इज अ वेरी वेरी सिंपल, उत्तर प्रदेश। ताजमहल को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया, तो पॉज कीजिए और मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए तो आप जानेंगे, आंसर 1983 हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से ताजमहल परिसर के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मस्जिद, जवाब, मुख्य प्रवेश द्वार। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। तो बेसिक हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। सो आई होप सो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन को हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ठीक है डियर ऑल, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा एक मिनट प्लीज, एक टेलीग्राम चैनल आप मेरा देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल सुमित अरोरा सर PW, इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी में ही मैं आपको सारी जो PDF है वो यहां पर शेयर कर दूंगा, चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो, सारी करंट अफेयर की मैं PDF आपको यहां पर शेयर कर दूंगा। तो ठीक है डियर ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।